नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 6 का तीसरा टॉपिक पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी चक्कर लगाएगा तो ये जो चक्कर लगा रहा है इसे परिक्रमण बोलते हैं। और जो पृथ्वी चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी घूमती है, दोस्तों ऐसे घूमती है, देखिए आप, जो अपने अक्ष पर घूमती है इसे घूर्णन कहते हैं। यानी घूर्णन और परिक्रमण साथ में करती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों, ये सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की कक्षीय सतह कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट याद होना चाहिए कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आगे देखते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है और वो सूर्य से प्राप्त करती है। और इस प्रकार जो और ग्रह हैं उनमें भी खुद का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश केवल तारों में होता है और सूर्य एक तारा है। पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वह रात होती है। दोस्तों, जैसे पृथ्वी, एक मिनट देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्कैन खींच के। जैसे दोस्तों सूर्य है, एक मिनट देखता हूँ। देखिए दोस्तों, सूर्य है और ये पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी के जो सामने भाग दिख रहा है आपको, या दिन होगा, और जो इधर वाला भाग है या रात होगी। फिर जैसे ही पृथ्वी घूर्णन करेगी तो फिर वापस दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगा। तो इस प्रकार दिन और रात होती है। आओ आगे चलते हैं। ग्लोब पर वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वर्त कहते हैं। यह वर्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। दोस्तों, 24 घंटे का समय पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा करने में लेती है, यानी घूर्णन करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। जो घूर्णन का समय होता है 24 घंटे का, इसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। दिन का मतलब, इसमें पृथ्वी के दिन का मतलब 24 घंटे से है, न कि केवल दिन और रात, उससे मतलब है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर सैर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि सैर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं, जो सैर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं, बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यही सूर्यास्त है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी गति किस प्रकार होती है, उस प्रकार। आओ आप चित्र में देखते हैं। ये चित्र देखो, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। देखिए, ये जो नीचे होता है दक्षिण में, इसे दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। जो ऊपर में होता है नॉर्थ दिशा में, इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और दोस्तों देखिए, जो कोण बना रही है 66.5 डिग्री का,
और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री का बनाती है। फिर देखिए दोस्तों, जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल होता है। उसके बाद है घूर्णन के कारण ये सूर्य है। पृथ्वी देखो दोस्तों घूम रही है, या दिन है या रात है, फिर घूमेगी तो वापस दिन रात ऐसे हो जाएगा। पृथ्वी के कारण, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात। अब आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। दोस्तों ये जो खोज जो पाश्चात्य विद्वान बताते हैं कि ये हमारी खोज है। दोस्तों भारत शुरू से महान देश रहा है और भारत के प्राचीन विद्वान आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार ये जरूरी है दिन और रात होने के लिए पृथ्वी का घूर्णन करना। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण का मतलब होता है जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। दोस्तों जो ये 6 घंटे होते हैं ज़्यादा, ये प्रत्येक चौथे साल में ऐड हो जाता है और जो प्रत्येक चौथा साल होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। आओ आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों ये चित्र दे रखा है पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुओं के बारे में चित्र दे रखा है। इसमें मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों जो पृथ्वी घूर्णन करती है तो देखिए सबसे पहले ये 21 जून है। 21 जून को हमारे को पता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ज़्यादा धूप पड़ती है और दिन लंबे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि 21 जून के दिन जो हमारी पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकी होती है और उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकी होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकी होने की वजह से जो अपना सूर्य है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस वजह से 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। और इसी प्रकार अब देखिए इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, उससे उत्तरी अयनांत बोलते हैं और यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके उल्टा जो दक्षिण गोलार्ध है वहाँ शीत ऋतु होगी। उसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, क्योंकि 22 दिसंबर को पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुकी होती है और इस वजह से जो सूर्य का प्रकाश है मकर रेखा पर सीधा चमकता है और सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधा चमकने की वजह से 22 दिसंबर के दिन सबसे लंबा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, आपको पता होगा, सर्दियों में, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और उसी प्रकार 23 सितंबर को अपने वसंत ऋतु होती है और 21 मार्च को भी वसंत ऋतु होती है। तो 23 मार्च और दोस्तों अपने 21 मार्च और 23 सितंबर को जो हमारी पृथ्वी और हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं वो कहीं और भी झुके नहीं होते। इस वजह से यहाँ दिन और रात समान होते हैं, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इस वजह से ये दिन और रात बराबर होते हैं दो टाइम को। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है। आगे चलते हैं। 4 वर्षों में आगे देखते हैं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। वही बताया था मैंने आपको। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में
जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इसलिए आपको पता होगा लीप वर्ष के दिन जो अपने फरवरी होती है 29 दिन की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। दोस्तों, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया तकनीक है कि जो भी साल है, जैसे 2020 है तो देखिए, यदि इसमें 4 का भाग जाता है, ठीक है, तो लीप वर्ष होगा। मतलब जो भी वर्ष है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। आप समझ गए होंगे। 4 पंजे 20, ठीक है, फिर 0 आ गया, 4 पंजे 20, 5 5, मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये लीप वर्ष हो गया। इसी प्रकार मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे 2021 है, इसमें हम 4 का भाग देते हैं, तो 4 पंजे 20, फिर बीच में 0 आएगा, 4 पंजे 20, फिर दोस्तों देखिए 1 बच गया है, ठीक है, 10, मतलब पॉइंट में जाएगा। तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष वही वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों, ये सवाल पूछा जा सकता आगे कि पृथ्वी किस पथ में चक्कर लगाती है, तो हमें याद रखना बिल्कुल एक्यूरेट, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी होते पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है। सामान्यत एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ये ऋतु होती है, गर्मी होती है, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। दोस्तों, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है ये परिक्रमण गति की वजह से होता है, और जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है, यानी उसे परिभ्रमण गति बोलते हैं। परिभ्रमण गति की वजह से होता है। आगे देखते हैं हम। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज़ पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज़ पर रखें। अब पेंसिल के धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज़ पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। मैंने आपको बताया था अभी 21 जून को जो अपना उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। बस यही वजह है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी चल जाएगी। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। देखिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में लगातार 6 महीने दिन रहेगा यहाँ, और दक्षिण ध्रुव में यहाँ रात रहेगी। और इसी प्रकार अगले 6 महीने में उत्तरी ध्रुव में रात रहेगी और दक्षिण ध्रुव में दिन रहेगा। ये इस प्रकार होता है। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। उत्तरी अयनांत में मतलब जो सूर्य होता है यानी उत्तरी गोलार्ध है वो मतलब उत्तरी पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है, इसलिए उसे उत्तरी अयनांत बोलते हैं। आगे देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। दोस्तों, जब सूर्य 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुका होगा तो सीधी सी बात है, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं, उस साइड झुका होगा। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। दोस्तों, जो भी स्थिति होती है हमेशा देखना उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है।
दक्षिणी अनंत का आप ये मतलब समझ सकते हैं कि सूर्य जो दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकेगा, इसका सीधा सा मतलब ये होता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जब 22 दिसंबर को वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, और अपना क्रिसमस का त्यौहार होता है, आपको पता होगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल गर्मियों में मनाया जाता है। और जो अपना क्रिसमस होता है उस दिन क्रिकेट में एक मैच होता है, आपको पता होगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के अंदर टेस्ट मैच होता है, उसे बॉक्सिंग डे बोलते हैं। वो क्रिसमस वाले दिन शुरू होता है, उसे बॉक्सिंग डे बोलते हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए एक दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। मैं आपको बताया था अभी। आगे देखते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी चमकती हैं, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। विषुव का मतलब होता है कि ऐसा दिन जब दिन और रात बराबर हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और ठीक उसी प्रकार फिर उल्टा होता है। 21 मार्च की स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं इसको आसानी से कि आप ये याद रखिए, जो हम भारत है, हमारा देश, ये उत्तरी गोलार्ध में है। अपने 21 मार्च के महीने में आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और सितंबर में वसंत होता है। वसंत आप समझते होंगे, मतलब बारिश का समय होता है सितंबर में, जून से लेकर सितंबर तक का। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अपना पाठ कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो दोस्तों 66.5 डिग्री है। जो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण है 66.5 डिग्री है। दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है, इस पार्ट में नहीं होगा, अपने बड़ी कक्षा में होगा। वो ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? तो वो 23.5 डिग्री होगा। दोस्तों इस प्रश्न में माइनर डिफरेंस है। जब ये पूछें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है, तो 66.5 डिग्री। ये इसका माइनर डिफरेंस है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन रहते हैं इसमें। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। आपको समझ में आया होगा। घूर्णन का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो अपने स्थान पर घूमते हुए चक्कर लगाती है, यानी जो अपने स्थान पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, या परिभ्रमण भी बोलते हैं इसको। और परिक्रमण का मतलब होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। और लीप वर्ष क्या है? दोस्तों लीप वर्ष आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, यानी कि जो 6 घंटे का समय होता है वो हम प्रत्येक साल में ऐड नहीं करते हैं, उसको सुविधा अनुसार हम प्रत्येक चौथे वर्ष में ऐड कर लेते हैं। जो चौथा वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष की गणना हम इस प्रकार करते हैं कि जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में ये होता है कि जो फरवरी होता है, तो फरवरी का महीना वैसे बेसिकली 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। उत्तरी और दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तरी अयनांत में आपको पता होगा कि पृथ्वी है उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकी होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर झुकी होती है, और दक्षिणी अयनांत में पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकी होती है। अपने उत्तरी अयनांत होता है 21 जून का होता है, 21 जून, और जो दक्षिणी अयनांत है
वो होता है 22 दिसंबर को। ये आपने पाठ में पढ़ा था दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। विषुव क्या है? विषुव का मतलब होता है कि जब पृथ्वी किसी भी ध्रुव की ओर झुकी नहीं होती है उसे विषुव कहा जाता है। और इस विषुव को क्या होता है, अपना जो सूर्य है विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। तो विषुव होते हैं हमारे 2 दिन होते हैं, एक 23 सितंबर को होता है और दूसरा होता है 21 मार्च को। और विषुव वाले दिन ये होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? दोस्तों अलग अलग समय का बेसिकली आपको अर्थ पता पड़ गया होगा कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो चक्कर लगाते समय जैसे ही वो उत्तरी ध्रुव की तरफ आती है, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर झुकी होती है तो उत्तरी अयनांत होगा, और पृथ्वी जब दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकी होगी चक्कर लगाते समय तो दक्षिणी अयनांत होगा। बेसिक सी बात है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आपने उस पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर विषुव वाले में, सॉरी उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत वाले में। उसके अंदर ये है कि जब उत्तरी अयनांत होता है 21 जून को, इसमें जो सूर्य है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो उसमें जो प्रकाश है तो ध्रुवों पर पड़ता है, उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। तो यहाँ पर 6 महीने का दिन होगा उत्तरी ध्रुव में। और उसी प्रकार जो दक्षिणी अयनांत होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर वाले दिन जो सूर्य है दक्षिण ध्रुव पर सीधा चमकेगा और उस समय 6 महीने वहाँ लगातार दिन होगा और बाकी रात होगी। यानी 21 जून के आसपास जो 6 महीने का समय होता है वहाँ उत्तरी ध्रुव में दिन होगा और दक्षिण ध्रुव में रात होगा। इसी प्रकार जो 22 दिसंबर का समय होता है उस समय दक्षिण ध्रुव में 6 महीने लगातार दिन होगा और उत्तरी ध्रुव में 6 महीने लगातार रात होगी। पृथ्वी आगे दोस्तों आगे सवाल करते हैं हम, ये सही उत्तर चिन्हित करने वाले सवाल है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? सीधा सा पता आपको, परिक्रमण होता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती हैं? दोस्तों बेसिक सी बात है, 21 मार्च को है जो विषुव होता है। और एक और दिन है वो जब 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर को भी सीधी पड़ती है। दोस्तों यदि 2 ऑप्शन होते हैं तो ये भी सही होता। आगे देखते हैं दोस्तों। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्रिसमस का पर्व 25 दिसंबर को होता है, हमने आपको बताया था। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए वहाँ ऐसा होता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दोस्तों परिक्रमण गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन ये भी होता है। और दिन और रात होता है वो परिभ्रमण गति की वजह से होता है या घूर्णन का। दो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बेसिक सी बात है, एक दिन ज़्यादा होगा, 365 दिन होंगे। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की प्रतिदिन की दैनिक गति बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। मतलब दैनिक गति का यह मतलब 24 घंटे की जो पृथ्वी का घूर्णन है उससे मतलब है, न कि दिन से मतलब है 12 घंटे वाले का। दोस्तों फिर आगे सवाल करते हैं हम। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूर्णन करती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था दीर्घवृत्ताकार। ये आप बिल्कुल याद रखिए, दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। आपको यहाँ गोलाकार नहीं करना है, आप ये सोच लें कि गोलाकार और गोल कक्षा में नहीं होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है। और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधी पड़ती है।
ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? जो अपने शीत ऋतु होती है उसमें दिन छोटे होते हैं, यानी 22 दिसंबर के समय उत्तरी गोलार्ध में। आओ कुछ करें। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। किस महीने में दिन सबसे छोटे होते हैं? किन महीनों में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा, दिन सबसे छोटे उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में होते हैं और बराबर होते हैं अपने मार्च और सितंबर महीने में। आप इसको करके देख सकते हैं। आगे दोस्तों हम देखें, आओ खेलें। ये जैसे बच्चों के लिए छठी क्लास की किताब है, तो खेल का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। धागे के एक ही छल्ले की मदद से दो पिनों को नज़दीक और दूर रखकर विभिन्न आकारों के दीर्घवृत्त बनाइए। ध्यान दें कि दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाता है। किसी दिन धूप के समय 1 मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें। मैदान पर साफ और समतल स्थान को चुनें। इस छड़ी को मैदान पर वहाँ खड़ा कर दें जहाँ इसकी छाया स्पष्ट बनती हो। पहला चरण ये होगा, छाया के सबसे ऊपरी बिंदु को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिन्हित करें। पहला छाया चिन्ह हमेशा पश्चिम की तरफ झुका होता है। 15 मिनट के बाद देखें कि पुनः छाया के ऊपरी बिंदु को चिन्हित करें। उस समय तक यह कुछ सेंटीमीटर दूर चली गई होगी। अब दोनों बिंदुओं को मिला दें। इस प्रकार आपको जो रेखा प्राप्त होगी वह पूर्व पश्चिम रेखा होगी। फिर दूसरा चरण हम ऐसे करेंगे। अब इस प्रकार खड़े हो जाएं कि पहला चिन्ह आपके बाईं तरफ तथा दूसरा चिन्ह आपके दाईं तरफ रहे। अब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। यह तथ्य पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। मैंने आपको बताया था अभी पिछले पार्ट में, पप्पू सूत्र बताया था कि पृथ्वी पप्पू की तरह गति करती है। पै मतलब पश्चिम, फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। एक अन्य तरीका और भी अधिक सही होता है, लेकिन उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अपनी छड़ी को एक जगह रखकर सुबह की पहली छाया को चिन्हित कर दें। एक तार की मदद से छड़ी के चारों ओर एक वृत्तखंड बना लें। दोपहर के समय छाया छोटी या खत्म हो जाएगी। दोपहर के बाद यह फिर से बढ़ने लगेगी तथा वृत्तखंड के एक बिंदु को छूने लगेगी। उस बिंदु को चिन्हित करें। सही पूर्व पश्चिम रेखा प्राप्त करने के लिए अब उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींचें। दोस्तों आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।